Good morning. And as promised, we were working on 100 basic grammar rules. तो अब लग रहा है कि 100 से ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एसेस किया कि जितने हमने 5 क्लासेस में कैलकुलेट किया था, तो 100 तो हम कर लेंगे, बट उसके बाद भी कुछ बचेगा. तो आई थिंक वी हैव टू एक्सटेंड द क्लासेस फर्दर, और इनफैक्ट रूल्स भी 100 से ज़्यादा ही पढ़ेंगे. बाय द वे, आज का एजेंडा क्लियर है. अगेन अभी तक हमने 60 चीज़ें पढ़ ली हैं, फंडामेंटल्स देख लिए हैं, रिवाइज कर लिए हैं. 20 आज और 80 हो जाते हैं हमारे. द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट. ऑलराइट, बात तो सही है, क्या गलत कहेंगे इसमें भाई. तो कीप प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर. Here's the first one. It says, I prefer to sleep than to study. Okay. अब देखिए, एक चीज तो हमको पता है, पहली बात कि प्रेफर के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं. यहां पे बाय द वे एक दूसरी चीज आती है, क्योंकि आप टू कितनी बार इस्तेमाल करेंगे. अगर आप मान लीजिए देन हटा देते हैं तो भी क्वेश्चन क्या बनता है, सेंटेंस क्या बनता है, आई प्रेफर टू स्लीप टू स्टडी. डजंट मेक एनी सेंस. तो यहां पे एक बेसिक फंडामेंटल है जो याद रखिएगा. वो क्या है? प्रेफर इज फॉलोड बाय रादर देन व्हेन कंपैरिजन इज बिटवीन टू इन्फिनिटिव्स. और चूंकि आप टीयर 2 तक पहुंच गए हैं, तो मेरा मानना यह है कि आपको इन्फिनिटिव्स, जेरंड, इन सब का अंदाजा ठीक ठाक होगा. अब ये कहता है कि अगर कंपैरिजन दो इन्फिनिटिव्स के बीच में, मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऐसे दो वर्ब्स का कंपैरिजन आप कर रहे हैं, तो वहां पे फिर आप रादर देन का इस्तेमाल करते हैं प्रेफर के साथ. और टू का इस्तेमाल हो नहीं सकता, और देन का इस्तेमाल हम वैसे भी करते ही नहीं है. सो इट इज, आई प्रेफर टू स्लीप रादर देन स्टडी. ये ध्यान क्या रखना है, अगर दो इन्फिनिटिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कंपैरिजन के लिए, तो फिर प्रेफर के साथ टू नहीं आएगा, फिर वहां पे रादर देन यूज हो जाएगा. आई प्रेफर टू स्लीप रादर देन स्टडी. नेक्स्ट वन. इट सेज, देयर आर टू गर्ल्स हियर एंड ईच एंड एवरी गर्ल हैज अ व्हाइट ड्रेस. देयर आर टू गर्ल्स हियर एंड ईच एंड एवरी गर्ल हैज अ व्हाइट ड्रेस. अब कुछ अटपटा तो लग रहा है कि दो लड़कियां हैं और ईच एंड एवरी उसके साथ इस्तेमाल किया हुआ है. बस यही छोटा सा एक रूल है. वो कहता है ईच एंड एवरी इज यूज्ड फॉर एम्फसाइजिंग बट ओनली व्हेन देयर आर मोर देन टू काउंटेबल नाउन्स. मतलब यह है, अगर आपके पास दो काउंटेबल नाउन्स हैं तो वहां पे ईच एंड एवरी का इस्तेमाल नहीं होता है. दो से ज्यादा अगर हैं तो ईच एंड एवरी का इस्तेमाल करते हैं एम्फसाइज देने के लिए, जोर देने के लिए. तो यहां पे हमारे पास काउंटेबल नाउन्स तो हैं गर्ल्स, कितनी, लेकिन टू. दैट इज वाई ईच एंड एवरी का इस्तेमाल यहां पे गलत हो जाता है. अगर तीन होती, मोर देन टू, देयर आर 3 गर्ल्स हियर एंड ईच एंड एवरी गर्ल हैज अ व्हाइट ड्रेस. ये सही है. यहां पे ईच एंड एवरी का इस्तेमाल कैसे कर लिया हमने? एम्फसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, स्ट्रेस डालने के लिए इस्तेमाल कर लिया है. तो ध्यान क्या रखना है यार, दो काउंटेबल नाउन है, उनके साथ ईच एंड एवरी कब इस्तेमाल होगा? नहीं होगा. अगर दो से ज्यादा है तो ही ईच एंड एवरी का इस्तेमाल हम करेंगे वहां पे. देयर आर 3 गर्ल्स हियर एंड ईच एंड एवरी गर्ल हैज अ व्हाइट ड्रेस. नेक्स्ट वन. 63rd. I have read the literature of the 17th and 18th century. Okay. यहां पे दो तरह से अप्रोच होती है. पहली चीज इन्होंने बोला the 17th and 18th century. If you use only one noun for all the ordinals joined by and, 17th and 18th, and definite article the is placed only before the first ordinal, इस केस में 17th के पहले रखा हुआ है, then noun is kept in plural form. अब ये जो बाद का जो सेंचुरी है ये आ जाता है प्लूरल फॉर्म में. तो यहां की गलती तो हमें पता चल गई. वो क्या है? आई हैव रेड द लिटरेचर ऑफ द 17th एंड 18th सेंचुरीज. ये हो जाता है आगे. बट इफ द इज यूज्ड बिफोर ऑल द ऑर्डिनल्स, मतलब 17th के पहले भी और 18th के पहले भी, जो ऑर्डिनल्स इनके पहले अगर हमने द लगा रखा है दोनों बार, देन द नाउन इज केप्ट इन सिंगुलर फॉर्म. कुल मिला के अगर आपने 17th, 18th, फर्स्ट, थर्ड ऐसा कुछ यूज किया हुआ है और सिर्फ एक ऑर्डिनल के पहले आपने आर्टिकल द रखा हुआ है, तो जो नाउन आएगा इनके बाद वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा. लेकिन अगर आर्टिकल द दोनों ऑर्डिनल्स के पहले रखा हुआ है, जैसे इस केस में सिर्फ 17th के पहले रखा है, लेकिन मान लेते हैं चलिए 18th के पहले भी रखा हो, तो जो नाउन होता आपका वो सिंगुलर ही रहता. मतलब उस केस में सेंचुरी ही रहती. जो कि नेक्स्ट में हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि ये दोनों चीजें आपको एक साथ याद रहें. ये कहता है आई हैव read the literature of the 17th and 18th century. अब यहां पे द जो है केवल 17th के पहले लगा हुआ है और उधर लास्ट में सिंगुलर नाउन रखा हुआ है. तो तरीके दो हैं हमारे पास चेंज करने के, या तो हम सेंचुरी को सेंचुरीज कर दें, बात खत्म, या फिर
हम द 17th है एंड द 18th भी कर देते हैं। दो बार द लगाते हैं तो नाउन प्लूरल है, एक बार द लगाते हैं तो नाउन सिंगुलर है। अब इसके पहले जो हमने करेक्शन किया था वो क्या किया था, द एक बार छोड़ा और नाउन को प्लूरल बना दिया। आई हैव रेड द लिटरेचर ऑफ द 17th एंड 18th सेंचुरीज, ये कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, आई हैव रेड द लिटरेचर ऑफ द 17th एंड द 18th सेंचुरी। आप यही एग्जाम्पल से याद कर लीजिए, बेस्ट है। वरना ऑर्डिनल्स के पहले एक बार द आएगा तो नाउन जो है वो प्लूरल है, ऑर्डिनल्स के पहले दोनों बार द लगा रहे हैं तो नाउन सिंगुलर है। इस तरह से अगर हो सकता है या तो अच्छी बात है, वरना आई हैव रेड द लिटरेचर ऑफ द 17th एंड 16th सेंचुरीज, या फिर आई हैव रेड द लिटरेचर ऑफ द 17th एंड द 18th व्हाटएवर सेंचुरी। ऑलराइट, चलिए, दैट वाज 64। नंबर 65, अ ग्रेट मैनी मैन सफर्ड फ्रॉम कॉलेरा। अब पहले तो ये महामारी होती थी, जैसे आजकल कोविड है, कभी कॉलेरा से गांव के गांव, प्लेग, कॉलरा, इन सब चीजों से गांव के गांव खत्म हो जाते थे। अ ग्रेट मैनी मैन सफर्ड फ्रॉम कॉलेरा, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा, ये ग्रेट मैनी, मैनी अ मैनी, बड़ा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन दूर करते हैं, सीधी बात है, ये याद कर लेते हैं। क्या, मैनी, a good many and a great many are always followed by a noun in plural form. अगर many है, many men, a good many, again men, a great many, men, सबके बाद plural form का noun आता है। तो ऊपर लगा है a great many man suffered from cholera. Rectify, correction, a great many men suffered from cholera. Many, a good many, a great many, they are followed by noun in plural form. इतना many तो हमें पता ही है, साथ में a good many and a great many और ऐड कर दीजिएगा वहां पे। Number 66, many a men were killed in the Second World War. Many a, ये अलग है, ये many नहीं है, many a है। Many, a good many and a great many, ये तीन एक साथ हो गए। many a अलग चला गया। ये कहता है कि भाई मैनी आ या एन, डिपेंडिंग नाउन उसके बाद कौन सा आ रहा है। अगर वावल साउंड है तो एन आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आएगा। मैनी अ एन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन। मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, इनके बाद नाउन प्लूरल आता है, बट मैनी अ या मैनी एन के बाद नाउन सिंगुलर आता है। तो यहां पे सेंटेंस आपका होता है मैनी अ मैन वॉज, क्योंकि जब मैन सिंगुलर है तो उसके लिए जो वर्ब यूज करेंगे वो भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। सो मैनी अ मैन वॉज किल्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। चार चीजें, मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी प्लूरल नाउन के साथ, मैनी अ सिंगुलर नाउन के साथ। तो ज्यादा टेंशन है नहीं वैसे, हाँ याद करने के तरीके अपने अपने निकाल लीजिए, बट हाँ क्या है कि ये चार चीजें हैं कुल मिला के, जिसमें तीन प्लूरल नाउन के साथ आती हैं और एक सिंगुलर नाउन के साथ। चूंकि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। मैनी अ मैन वॉज किल्ड, मीनिंग वही है, लेकिन मीनिंग है मैनी मैन का ही है, मीनिंग प्लूरल रहता है, लेकिन हाँ लिखते इस तरह से हैं। 67, आई नो मैनी मैन, पढ़ने में कोई गलती लगती नहीं यहाँ पे। आई नो मैनी मैन, आई नो मैनी प्लेयर्स, आई नो मैनी फिल्म स्टार्स। वो एक हमारे यहाँ जैसे आप बात छेड़ेंगे लोग कहते हैं अरे हमारे जानने वाले हैं। यहाँ हर कोई हर किसी को कम से कम जो है चीफ मिनिस्टर तक तो पहचान है ये सभी की। Much, many can be used with the subject of the sentence in an affirmative sentence, but not with the object. I know many. अब यहां पे men जो है ना वो ऑब्जेक्ट है, तो पहला फंडामेंटल है कि भाई much और many जो है ये सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। Instead we use lots of, a lot of, plenty of, a good deal of, a large number of, a large quantity of, या फिर a large amount of। ऑब्जेक्ट के साथ many या much का इस्तेमाल मत करिए, उसके बदले a lot of, a large quantity of, a large number of, a large amount of, a good deal of, इस तरह से कुछ भी इस्तेमाल करिए, लेकिन many या much का इस्तेमाल मत करिए ऑब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में। सो आपका टेक्निकली आंसर होना चाहिए आई नो अ लॉट ऑफ मेन एंड नॉट आई नो मेनी मेन। मैंने कहा ना आई नो मेनी प्लेयर्स, आई नो मेनी मूवी स्टार्स, ये सेंटेंस सुन के कुछ गलती नजर नहीं आएगी अगर आपको ये बिल्कुल फंडामेंटल चीज पता ना हो कि ऑब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में मेनी का इस्तेमाल या मच का इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर वहां पे अ लार्ज नंबर, अ गुड डील ऑफ, इस तरह से जो फ्रेजेस हैं उनका इस्तेमाल कर लिया जाता है। सो नाइस थिंग।
मैंने कहा कि पिछले हफ्ते भी कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो शायद हम या तो जानते नहीं है या कभी पढ़ा था और उस पर ध्यान इतना दिया नहीं था, या फिर आसपास कभी सुना नहीं है। तो इस तरह की जब चीजें सामने आए तो थोड़ा अंडरलाइन, हाइलाइटर, नियॉन, जो भी कुछ करना है कर डालिए। नंबर 68 पे आते हैं। इट सेज ही इज मोर बेटर देन हिज ब्रदर। वेरी वेरी सिंपल। दो कंपैरेटिव्स या दो सुपरलेटिव्स एक साथ इस्तेमाल नहीं करते, शायद ये लिखा होगा। डू नॉट यूज डबल कंपैरेटिव्स और डबल सुपरलेटिव्स। यहां पे क्या है, मोर एंड बेटर दोनों इस्तेमाल कर लिया है। हमने ये पढ़ा है कि अगर ई आर फॉर्म अवेलेबल, हालांकि यहां पे ई आर फॉर्म की बात ही नहीं है, गुड बेटर बेस्ट है, सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री की बात है, तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल अकेले होता है, दो कंपैरेटिव्स एक साथ नहीं रखते हैं। सो आइडियली शुड बी ही इज बेटर देन हिज ब्रदर। और एडजेक्टिव का एक रूल हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था कि भाई अगर एक ही नाउन के दो क्वालिटीज कंपेयर करते हैं तो फिर वहां पे मोर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर ई आर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एग्जाम्पल शायद याद हो आपको, राम इज मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग। उसके विजडम और उसकी स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कर रहे थे हम लोग। नेक्स्ट वन 69 कहता है आई हैड रिजर्वेशंस अबाउट हिम कमिंग फर्स्ट इन द डिबेट। ये कहते हैं यार मुझे उसके फर्स्ट आने पे ना डाउट था, थोड़ा शक था, लगा नहीं था कि ये फर्स्ट आ पाएगा। प्रोनाउन बिफोर अ जीरंड। जीरंड क्या होता है? जीरंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, लेकिन वो नाउन के जैसा एक्ट करता है, क्योंकि एक आईएनजी फॉर्म और होता है जो कि एडजेक्टिव जैसा एक्ट करता है। आई सॉ अ रनिंग हॉर्स, तो हॉर्स की यहां पे विशेषता क्या थी? रनिंग। तो ये आईएनजी है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव जैसा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब आप कहते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस, व्हाट इज इंजूरियस? स्मोकिंग इज, तो यहां पे स्मोकिंग इज अ नाउन। अब ये हमसे कह रहे हैं कि भाई अगर जीरंड के पहले आपने प्रोनाउन रखा हुआ है तो कृपया उसको पॉजिटिव फॉर्म में रखें, जिसे हम कहीं डिटर्मिनर्स कहते हैं, कहीं कहीं एडजेक्टिव्स कहते हैं, जो भी है, कुल मिला के उनका जो मैसेज है वो पोजीशन का होना चाहिए। अब यहां पे क्या है? आई हैड रिजर्वेशंस अबाउट हिम कमिंग फर्स्ट इन द डिबेट। कमिंग, उसका आना, नाउन हो गया ना। व्हाट, किस पे शक था? उसके फर्स्ट आने पे शक था। ऑलराइट, तो थिंग इज यहां पे कमिंग के पहले हिम हटेगा और हिज आ जाएगा। सूर्यादित्य हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप कि भाई सबके लिए साल अच्छा हो यार, इम्तहान टाइम पे हो जाएं, सारे सिलेक्शंस टाइम पे हो जाएं, आप लोग सब जो 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 भी जॉब टारगेट कर रहे हैं वो सब मिल जाएं और कुछ हमारा ही वाला हो जाए। आई हैड रिजर्वेशंस अबाउट हिज कमिंग फर्स्ट इन द डिबेट एंड नॉट हिम कमिंग फर्स्ट। अगर जेरंड के पहले प्रोनाउन रखा है तो कृपया उसको पॉजिटिव फॉर्म में रखें। जिससे मैंने कहा कुछ किताबों में वो डिटर्मिनेंट्स होगा, कहीं पे वो एडजेक्टिव्स होगा। मेरा इशारा क्या है कि वो पोजीशन एक्सप्रेस करना चाहिए। 70 बीइंग अ रेनी डे वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स। पढ़ने में दिक्कत नहीं है, समझने में दिक्कत नहीं, समझ में बात ये आ रही कि चूंकि दिन जो है वो बारिश वाला था तो हमने डिसाइड किया कि हम अंदर ही इंडोर्स ही बैठेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। दिक्कत क्या है कि जब आप ध्यान से पढ़ो तो होता है बीइंग अ रेनी डे वी डिसाइडेड। इससे ये पता चल रहा है या लग रहा है कि हम ही बारिश वाला दिन थे, जबकि कहना क्या चाह रहा है, चूंकि दिन बारिश वाला था हमने डिसाइड किया। आपके पास प्रॉपर सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं है कि रेनी डे, बीइंग अ रेनी डे, ये दिक्कत है। तो जब भी सोनिया चौधरी बेटा हैप्पी न्यू ईयर, जब भी आप आईएनजी से सेंटेंस का स्टार्ट देखें तो दो चीज असेस करें। पहला, यार ये नाउन का काम कर रहा है या एडजेक्टिव का, मतलब ये जेरेंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है मतलब एडजेक्टिव जैसा, भाई बारिश का दिन, तो दिन की क्वालिटी क्या है? बारिश वाला था। तो ये ध्यान रखिए कि इसके पास एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है या नहीं है, जैसे यहां पे नहीं है। ऑलवेज लुक फॉर द सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। आपका आंसर होना चाहिए इट बीइंग अ रेनी डे वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स। अब बात साफ है कि चूंकि ये बारिश वाला दिन था हमने डिसाइड किया कि हम इंडोर्स ही रहेंगे। ऑलराइट, तो अब लेट मी रिपीट, जैसे एक सेंटेंस में क्लास में बताता हूं, बीइंग हॉट विंडोज वर ओपन, बीइंग हॉट विंडोज वर ओपन। अब सुन के लगता है कि हाँ ठीक है, गर्मी थी तो खिड़कियां खोल दी गई, बट आपने क्या बोला? बीइंग हॉट विंडोज वर ओपन, मतलब खिड़कियां गर्म थी इसलिए खिड़कियां खोल दी गई। कहना क्या चाहते थे? इट बीइंग हॉट विंडोज वर ओपन, द वेदर वाज हॉट विंडोज वर ओपन। तो प्लीज ध्यान ये रखिए कि जब आप आईएनजी से स्टार्ट करें तो पता करें वो जेरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो उसके लिए एक
भाई एडजेक्टिव हो गया ना वो तो उसके लिए एक प्रॉपर आपके पास कायदे का नाउन होना चाहिए जिसको वो मॉडिफाई करे, जिसकी विशेषता बतलाता है। तो बीइंग अ रेनी डे में कोई विशेषता नहीं बतला रहा, उसने उठा के किसी विशेषता बतला दी, हमारी। दैट इज द पॉइंट। ऑलराइट। 71st, you had better advertised on TV। बेटा एक बात पहली, had better एक साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। You better ये बोलने में लोग अक्सर यूज करते हैं, you better be on time इस तरह से, बट याद क्या रखिए वो कहना क्या चाह रहे हैं, you had better। और had better में had पे मत जाइए। had better एक फ्यूचर के लिए माइल्ड वार्निंग होती है, चेतावनी होती है कि पढ़ लो बेटा वरना, चले जाओ बेटा वरना, सो जाओ बेटा वरना। ये सब वार्निंग्स हैं, धमकियां नहीं है, माइल्ड वार्निंग है, फ्यूचर की बात करता है। ऑलराइट। इनके साथ करते क्या है हम लोग, इनके साथ बहुत सिंपल काम करते हैं, इनके साथ हम बेयर इन्फिनिटिव्स। बेटा बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, बेयर इन्फिनिटिव याद करिए, फुल इन्फिनिटिव था टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू गो, एंड बेयर इन्फिनिटिव इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिंपली गो। ये हमसे कह रहा है यूज बेयर इन्फिनिटिव्स विद हैड बेटर, हैड रादर, had sooner, had as soon as, and also use verb का first form। मतलब verb का first form यूज करना है, प्रेजेंट टेंस वाला verb यूज कर लेना है, उसमें participle form नहीं यूज करना है। इन्होंने क्या किया सेंटेंस में, you had better advertised on TV। अभी इन्होंने ही बताया कि भैया verb का first form, और ऊपर लिखा है advertised, क्या हो जाएगा, you had better एडवर्टाइज ऑन टीवी। आई होप ये फंडामेंटल समझ में आया होगा। हैड बेटर एक माइल्ड वार्निंग देता है, मतलब फ्यूचर की बात करता है। केवल बेटर मत इस्तेमाल करिएगा, हैड बेटर एक साथ आता है। दूसरी चीज, हैड बेटर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते हैं। दैट इज वाई यहां पे हमारा करेक्शन हो गया, यू हैड बेटर एडवर्टाइज ऑन टीवी। दैट वाज नंबर 71। अब हम आते हैं 72 पे। बेटा जिन बच्चों ने क्लासेस अभी तक मिस किए हैं, 3 सेशंस हमारे हो चुके हैं, शॉर्ट सेशंस होते हैं 20-25 मिनट्स के आसपास के, 20 चीजें हम फटाक से पढ़ते हैं और आगे बढ़ लेते हैं। तो आप वापस जाके वो एटलीस्ट देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं। हम अभी तक प्लान ये था कि हम 100 रूल्स रिवाइज करेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि 100 रूल्स थोड़े कम है, आगे बढ़ाना पड़ेगा उसको, ठीक। तो टुडे वी आर राइट नाउ वी आर ऑन 72nd। हम 72nd फंडामेंटल पे हैं। पहले 3 क्लास लास्ट वीक हुए हैं, मौका निकाल के 20-25 मिनट की बात होती है, अलग अलग करके उनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट थिंग, इफ सॉरी, यू डिड नथिंग बट टू स्लीप ऑल डे, यू डिड नथिंग बट टू स्लीप ऑल डे। अगर बट के पहले प्रपोजिशन सॉरी अगर आपने बट का इस्तेमाल प्रपोजिशन सा किया है, उसके पहले बी फॉर्म डू फॉर्म का कुछ रखा हुआ है, डू डज डिड, तो जो वर्ब आएगा बट के बाद वो बेयर इन्फिनिटिव रहेगा, मतलब बिना टू के इस्तेमाल करेंगे आप। जैसे कि यहां लिखा है यू डिड नथिंग बट टू स्लीप ऑल डे। अब बट यहां पे प्रपोजिशन है, जॉइनिंग पोजीशन बता रहा है, दो ऑब्जेक्ट्स की जो है वो रिलेशनशिप बता रहा है। इसके पहले डिड रखा है, मतलब डू का एक फॉर्म रखा हुआ है, इसलिए जो बाद में वर्ब आएगा स्लीप वो बेयर इन्फिनिटिव होना चाहिए था, मतलब बिना टू क्या आना चाहिए। ये कहता है इफ बट इज यूज्ड एज अ प्रपोजिशन एंड देयर इज एनी फॉर्म ऑफ डू बिफोर इट देन यूज बेयर इन्फिनिटिव। बट एक प्रपोजिशन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं आप, उसके पहले एक कोई डू फॉर्म का कोई शब्द रखा है, यहां पे डिड रखा है, यू डिड, तो जो बट के बाद वर्ब आएगा वो बेयर इन्फिनिटिव होगा, मतलब बिना टू के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। तो आंसर आपका आइडियली आ जाएगा यू डिड नथिंग बट स्लीप ऑल डे। आपने कुछ नहीं किया सिवाय सोने के। बहुत बढ़िया। 73rd, in the avalanche incident in Himachal Pradesh 6 injured and 1 were missing। पढ़ने जिन्होंने रीडिंग लगाई हुई है वो खटाक से देख के बता देंगे गलती है, आगे बढ़ो। यहां पे गलती क्या है, when two subjects of different numbers are connected in a sentence, in this case 6 injured 1 missing, ये दो कनेक्ट किए हैं। separate auxiliary verbs should be used, इनके लिए separate auxiliary verb इस्तेमाल करना चाहिए। दिक्कत क्या है, 6 injured, इसका क्या मतलब हुआ, it should be 6 were injured and 1, I think 1 was missing। Yes, in the avalanche incident in Himachal Pradesh 6 were injured and 1 was missing। ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। अगर दो सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट नंबर 6 and 1 तो प्लूरल है, उसके साथ वर आता है, बट 1 के साथ
was आता है, तो दोनों इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा आपका. Alright, so it is in the avalanche incident in Himachal Pradesh, 6 were injured and 1 was missing. That is 73. 74. Alright, ये तो 2009 में देना बैंक एग्जाम में आया वाला. I had to work full time, so I could not devote as much time as I wanted to playing cricket. अगेन पढ़ने में दिक्कत नहीं, वो कह रहा है यार चूंकि जो है मैं फुल टाइम काम कर रहा था तो जितना टाइम मैं चाह रहा था क्रिकेट को दूं उतना टाइम मैं नहीं दे पाया. ये कुछ सेंटेंस का अर्थ है जो कि समझ में आती है बात हमको. हमारी दिक्कत क्या है कि हम पढ़ के मीनिंग तो निकाल ही लेते हैं, तो ग्रामर थोड़ा पीछे छूट जाता है. Verbs like and want are followed by full infinitive. सीधी सीधी बात, अगर आपने like और want का इस्तेमाल किया उसके बाद verb आ रही है तो verb full infinitive होनी चाहिए, मतलब to plus verb का first form. यहां पे क्या किया इन्होंने, as I wanted to playing cricket कर दिया है. to तो ठीक है बट ing gerund या participle form हो गया, यहां पे verb का first form play होना चाहिए. So your sentence, correct sentence is I had to work full time so I could not devote as much time as I wanted to play cricket. ये सेंटेंस याद रख लीजिए क्योंकि ये पढ़ने में कोई गलती नजर, इनफैक्ट आज हम जितने भी सेंटेंसेस देख रहे हैं उसमें पढ़ने में अपेरेंटली कोई गलती नजर नहीं आती है अगर आपको बिल्कुल अच्छे से उसका बेसिक फंडामेंटल ना पता हो. सो प्लीज वर्ब्स लाइक और वांट आर फॉलोड बाय फुल इन्फिनिटिव्स, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. 75. It depends on the trains coming on time. अब अभी हमने क्या एक जगह पहले एक रूल पढ़ा था कि भाई अगर आपने जीरण रखा है तो उसके पहले प्रोनाउन जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में होना चाहिए. ठीक, अब जीरण तो रखा है कमिंग, लेकिन अगर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ट्रेन है, तो ट्रेन तो नॉन लिविंग है, इस केस में हम पॉजिटिव केस नहीं बनाते हैं. If there is an inanimate noun before the gerund, then we should not try to add apostrophe s to make it possessive. apostrophe s नहीं ऐड करना है अगर inanimate noun है. किसके पहले? gerund के पहले. सो हटा दो और सेंटेंस सिंपली हो जाएगा It depends on the train coming on time. ये डिपेंड करता है ट्रेन के समय पे आने पे, कुछ ऐसा है. तो अगर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है जीरन के पहले तो उसमें पॉजिटिव केस मत बनाइएगा उस नाउन के साथ. 76 कहता है इफ वी वॉक्ड 25 किलोमीटर्स पर डे टुवर्ड्स दिल्ली वी विल रीच द सिटी इन 20 डेज. अगर हम 25 किलोमीटर पर डे चलते हैं दिल्ली की तरफ तो 20 दिन में दिल्ली पहुंच जाएंगे. कुछ 500 किलोमीटर है जहां मैं रहता हूं तो उस हिसाब से बनाया इन्होंने. ठीक है, ऑलराइट. अब एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है कंडीशनल्स. अगेन आई एम addressing people who have qualified to appear for SSC Tier 2. I guess in the month of this month. Okay. मुझे पता है कि आपने कंडीशनल्स पढ़े हुए हैं, इफ वाले सेंटेंसेस पढ़े हुए हैं, और मुझे ये भी पता है कि उनका स्ट्रक्चर आपको पता है. अब ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये इफ वी वॉक्ड 25 किलोमीटर्स पर डे टुवर्ड्स दिल्ली, इफ के साथ सिंपल पास्ट रखा है, ये फिट होता है जाके इम्प्रॉबेबल कंडीशनल में. और इम्प्रॉबेबल कंडीशनल हमसे कहता है कि इफ के साथ सिंपल पास्ट रहेगा और जो दूसरा पार्ट है सेंटेंस का कॉमा के बाद वाला, उसमें आप वुड, कुड, शुड, माइट का इस्तेमाल करते हैं. यहां पे क्या कर दिया? वी विल कर दिया है. तो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं. जानवी शाद, गुड मॉर्निंग बेटा. एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं. द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद इफ इज केप्ट इन सिंपल पास्ट टेंस and the other part uses modal auxiliaries like would, could, should, might. Do not use have. Have का इस्तेमाल केवल impossible conditional में जाता है, जो कि अगेन मेरा दावा है आपने ऑलरेडी वो पढ़ लिया होगा. ठीक है, अब यहां पे हम इसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं? If we walk 25 kilometers towards Delhi, we would reach the city in 20 days. तो अगर इम्प्रॉबेबल स्ट्रक्चर आप देखो, जिसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, हम यहाँ पे एक की बात कर रहे हैं. इफ के साथ सिंपल पास्ट टेंस आता है और जो दूसरा हिस्सा है उसमें वुड, कुड, शुड, माइट आता है. डिपेंड करता है हम कहने क्या जा रहे हैं. ओके, विल नहीं आएगा, कैन नहीं आएगा, शैल नहीं आएगा, मे नहीं आएगा. सो इफ यू वॉक्ड 25 किलोमीटर्स वी वुड रीच. ऑलराइट, नंबर 77. If I was a lion, I would hunt. Again, this is improbable conditional.
फिर से ये स्ट्रक्चर इम्प्रॉबेबल कंडीशनल का ही है, और यहां पे जो इफ का हिस्सा होता है उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट आई, इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे गलती क्या है कि यहां पे इन्होंने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल कर दी है, जो कि ओवरऑल सही है। अगर आप एक बेसिक रूल समझते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि भाई अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। आई वॉज, दे वर, ही वॉज, वी वर, ठीक। लेकिन इम्प्रॉबेबल कंडीशनल जिसमें एक विश है कि अगर मैं ये होता, इस तरह का स्ट्रक्चर आता है, तो वहां पे आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ये अपवाद है सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब के रूल का। एक अपवाद है, कुल 3 है वहां पे बाय द वे। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद इफ टेक्स अ प्लूरल वर्ब विद अ सिंगुलर सब्जेक्ट, एक्सेप्शन टू द स्टैंडर्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रूल, एंड द अदर पार्ट इज इन प्रेजेंट conditional and uses modal auxiliaries like would, could, should, might, do not use have। यहां भी बोल्ड एंड कैप्स में लिखा है have का इस्तेमाल मत करिए। तो सेंटेंस आपका आएगा if I were a lion I would hunt। तो इम्प्रॉबेबल के 2 स्ट्रक्चर है मेरा, दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे। एक है जब आप विश करते हैं अगर मैं ऐसा होता, अगर वो ऐसा होता, तो उस केस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब जाती है, और दूसरी तरफ would, could, should, might आता है। और दूसरा स्ट्रक्चर था कि अगर आप इफ के साथ सिंपल पास्ट टेंस वाला बनाते हैं तो भी दूसरे साइड केवल would, could, should, might जैसा इस्तेमाल करेंगे। दोनों ही केस में have का इस्तेमाल नहीं होगा। 78 says if I worked hard I would have succeeded। okay, this is impossible, क्योंकि अब आप पीछे जाके मेहनत कर नहीं सकते और वो रिजल्ट अब बदल सकता नहीं है, तो कंडीशन फुलफिल करना वो भी इम्पॉसिबल है और रिजल्ट भी इम्पॉसिबल है। The part of the sentence with if is kept in past perfect tense, and the other part in perfect conditional is in perfect conditional and uses modal auxiliaries would, could, should, might combined with have। Impossible conditional में ही have का इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस हो जाएगा आपका if I had worked hard, past perfect रखना है आपको, if I had worked hard I would have succeeded। तो ये एक और कंडीशनल थी, दिस वाज इम्पॉसिबल कंडीशनल। तो इम्प्रॉबेबल के 2 हो गए विच वर 76 एंड 77। फिर इम्पॉसिबल आया जो कि 78 है, एंड आई थिंक नाउ वी हैव पॉसिबल। देखते हैं। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद इफ इज केप्ट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड द अदर पार्ट इज केप्ट इन सिंपल फ्यूचर एंड यूजेस मॉडल ऑक्सिलरीज लाइक विल, मे, कैन, शैल। ये हमसे कह रहा है कि भाई ये पॉसिबल कंडीशनल है, मेहनत करना भी पॉसिबल है और अगर मेहनत कर ले गए तो सक्सेस मिलना भी पॉसिबल है। जब आप पॉसिबल कंडीशनल बनाते हैं तो इफ के साथ इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और दूसरा पार्ट जो होता है उसमें आप विल, शैल, मे या कैन का इस्तेमाल करते हैं। सो इन दिस केस इट्स ओके। 2 तरह से हम ठीक कर सकते थे इसको बाय द वे। या तो हम इसको इम्प्रॉबेबल बनाते कि होने का चांस कम है, यार मेहनत तो हमसे नहीं होगी। उस केस में तो क्या होना था, विल हटाते वुड लगा देते, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड। बट यहां पे चलिए इसको पॉसिबल बनाते हैं और कहते हैं इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको सक्सेस मिलती है। और शाहरुख, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और आपके नाम से शायद आपसे भी सवाल उठता होगा। चलिए, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। 80, लास्ट वन फॉर द डे। इफ यू हीट आयरन इट विल मेल्ट। अगेन इफ का है और ये जीरो कंडीशनल कहलाता है। ये जो स्टैंडर्ड ट्रूथ्स हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर अभी हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ये हमसे कहता है कि भाई द जीरो कंडीशनल इज यूज्ड फॉर व्हेन द टाइम बीइंग रेफर्ड टू इज नाउ और ऑलवेज। या तो अभी की बात कर रहा है या कुछ ऐसा है जो हमेशा होता है, रहता है, स्टैंडर्ड ट्रूथ है। एंड द सिचुएशन इज रियल एंड पॉसिबल। और सिचुएशन वो सत्य है, ऐसा होता है मतलब। The zero conditional is often used to refer to general truths. The tenses in both parts of the sentence is simple present. In zero conditional sentences, the word if can usually be replaced by the word when without changing the meaning. और जो zero conditional है उसमें if हटा के हम, मतलब अगर हटा के हम वहां पे जब भी रख सकते हैं। So if you heat iron it will melt. उन्होंने बोला है हमको भैया दोनों तरफ simple present रख दो, तो will हटाओ और melts कर देते हैं। And your answer will be if you heat iron it melts। तो आखिरी में हमने पॉसिबल
इम्पॉसिबल, इम्प्रॉबेबल के 2 और 0 कंडीशनल, कुल मिला के हमने 5 स्ट्रक्चर्स देखे हैं कंडीशनल्स के। ऑलराइट, और ये हमारा आज का 80 फंडामेंटल्स तक हमने जो है सफर तय कर लिया है। अब टुमारो व्हेन वी मीट, जब कल अपन मिलेंगे तो 100 तो पूरा कर देंगे, लेकिन अब क्या है, मेरे को कष्ट ये हो रहा है कि 100 कुछ कम लग रहा है, तो हमें और भी मिलना पड़ेगा और ऐसे 20-20 करके देखते हैं कि कितने, जो भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, रिवाइज होनी चाहिए बिफोर यू टेक दैट एग्जाम ऑफ टियर 2, वो सारा हम कवर कर लेंगे। यू विल बी अपडेटेड। बाय द वे, कल मिलते हैं 11:15 के आसपास फिर से, और कल सेंचुरी मारी जाएगी। बेटा प्रीवियस वीडियोस प्लीज एक बार रन कर लीजिए ताकि वो चीजें छोटी हैं वो एक बार फिर से आपके जहन में आ जाए। और आज का तो ऑब्वियसली जो आपने देखा अच्छी बात है, जो छूटा है फिर से देख लीजिएगा। कल अगले 20 करते हैं, कल सेंचुरी डे है। सी यू टुमारो, बाय बाय।